अरे जिंदगी खुद अपनी मेहमान सरफरोशी की तमन्ना मौत को। हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुज कुमार मिश्रा शील्ड डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। मैं करंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम आपको प्रस्तुत करूंगा। ये घटनाक्रम आने वाली जो परीक्षाएं हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, एयरफोर्स, नेवी, इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें मैं टॉपिक वाइज आपको कुछ मेन जो बिंदु हैं उनको मैं थरोली बताऊंगा जो एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों की, फिर उसके बाद कुछ पुरस्कार हैं, कुछ युद्धाभ्यास हैं, कुछ सम्मेलन हैं, कॉन्फ्रेंस हैं। इन सभी को थोड़े थोड़े थॉरोली एनालिसिस के साथ आपको बताऊंगा। ये जानकारियां सारी तथ्यों पर आधारित हैं जो एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लोग नोट भी करते चलिएगा। इसमें हम सबसे पहले महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों में बिपिन रावत जी पर बात करते हैं। बिपिन रावत जी वर्तमान में भारत के पहले रक्षा प्रमुख हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस। बिपिन रावत जी को 1 जनवरी 2020 को भारत का पहला रक्षा प्रमुख नियुक्त किया गया। भारतीय थल सेना के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। जनरल, भारतीय थल सेना के अध्यक्ष को जनरल कहा जाता है। तो एक्स जनरल ऑफ इंडियन आर्मी बिपिन रावत जी इज अपॉइंटेड द फर्स्ट सीडीएस ऑफ इंडिया, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में कुछ मैं आपको यहां पे जरूर बताऊंगा। जैसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ 4 स्टार जनरल होगा, इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। 3 साल या 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रहेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको जरूर याद रखिएगा। अपॉइंट राष्ट्रपति करेगा, 3 साल या 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रहेगा, 4 स्टार जनरल होगा, ट्राई सर्विसेज चीफ होगा। ये जरूर याद रखिएगा। इट इज ए मिलिट्री एडवाइजर, एक मिलिट्री एडवाइजर के रूप में कार्य करेगा। इट विल नॉट कमांड टू एनी मिलिट्री एक्सरसाइज, किसी मिलिट्री एक्सरसाइज को कमांड नहीं करेगा। केवल मिलिट्री एडवाइजर है जो रक्षा मंत्रालय या के अधीन कार्य करेगा और रक्षा मंत्री को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, राष्ट्रीय रक्षा समिति, मिलिट्री सैन्य सलाहकार, इन सभी के सदस्य के रूप में भी कार्य करेगा। जो सीडीएस पद है वो सीडीएस पद 1999 में जब कारगिल वॉर हुआ था उसके बाद यह सीडीएस पद कारगिल रक्षा समिति की सिफारिश पर गठित किया गया। 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसके गठन की घोषणा की थी। उसके बाद सीसीएस, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, अपॉइंट की गई, जिसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी थे, अमित शाह जी थे, गृह मंत्री जो है हमारे, विदेश मंत्री जयशंकर जी थे, एस जयशंकर जी थे, राजनाथ सिंह जी थे, निर्मला सीतारमण जी थी। ये मेंबर्स थे उस कमेटी के, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के। इनकी सिफारिश पर सीडीएस के गठन को मंजूरी प्रदान की गई और 1 जनवरी 2020 को सीडीएस को अपॉइंट किया गया प्रेसिडेंट के द्वारा। बिपिन रावत एक्स जनरल ऑफ इंडियन आर्मी है, 4 स्टार जनरल ही सीडीएस होगा, ये जरूर याद रखिएगा। एट प्रेजेंट, वर्तमान में भारतीय थल सेना के अध्यक्ष यानी कि एट प्रेजेंट द जनरल ऑफ इंडिया श्री मुकुंद नरवाने जी हैं। और ऐसे ही अगर हम देखें तो जो नौसेना प्रमुख हैं वो श्री करमवीर सिंह जी हैं, जिनको एडमिरल बोलते हैं। और जो एयर चीफ मार्शल हैं वो आर.के. भदौरिया जी हैं। तो तीन सेना अध्यक्ष हैं। बिपिन रावत जी जनरल थे,
बिपिन रावत जी के बाद हम आते हैं कैप्टन तान्या शेरगिल। कैप्टन तान्या शेरगिल भारतीय सेना की सिग्नल कोर में कैप्टन है। ये क्यों चर्चा में रही? भारतीय सेना दिवस के अवसर पर इन्होंने पुरुषों की सभी टुकड़ियों का प्रतिनिधित्व किया, रिप्रेजेंटेड टू ऑल मेंस कोर, पुरुषों की सभी टुकड़ियों का नेतृत्व किया और पुरुषों की सभी टुकड़ियों का नेतृत्व करने वाली यह पहली महिला सैन्य अधिकारी हैं। सिग्नल कोर की कैप्टन है। इसके पूर्व एक और सैन्य अधिकारी हैं भावना ज्योति। भावना ज्योति, जिनको भावना कस्तूरी भी कहा जाता है, भावना कस्तूरी पिछले साल यानी कि 2019 में जो गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी 2019 को जो गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट किया गया, उस समारोह में पुरुषों की सभी टुकड़ियों का नेतृत्व करने वाली पहली महिला सैन्य अधिकारी थी। यानी कि अगर भावना कस्तूरी की बात आए तो गणतंत्र दिवस पर पुरुषों की सभी टुकड़ियों का नेतृत्व करने वाली पहली महिला सैन्य अधिकारी हैं। और अगर सेना दिवस की बात आए तो पुरुषों की सभी टुकड़ियों का नेतृत्व करने वाली पहली महिला सैन्य अधिकारी कैप्टन तान्या शेरगिल जी हैं। इन्होंने सेना दिवस पर पुरुषों की सभी टुकड़ियों का नेतृत्व किया। सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। इसके पीछे जो पृष्ठभूमि यह है कि भारत के पहले कमांडर इन चीफ के.एम. करियप्पा जी थे। के.एम. करियप्पा जी ने सर फ्रांसिस बुचर से कमांडर इन चीफ का जो चार्ज है वो ग्रहण किया था, लिया था 15 जनवरी 1949 को, ऑन 15 जनवरी 1949। इसीलिए 15 जनवरी को ऑन 15 जनवरी इंडिया सेलिब्रेट आर्मी डे, सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके पश्चात हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कुछ कॉन्फ्रेंस और कुछ अवार्ड के रूप में चर्चा करते हैं। जैसे हाल ही में एक कॉन्फ्रेंस हुई जो एग्जाम में बहुत पूछी आती है, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस UNFCC का पार्ट है। उसी के द्वारा ये आयोजन होता है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। उसके जो पक्षकार देश हैं, पार्टीज हैं, उनका सम्मेलन आयोजित किया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 1972 में 5 जून से मानव पर्यावरण पर पहला सम्मेलन आयोजित किया गया था स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। ह्यूमन डेवलपमेंट पर, मानव पर्यावरण पर, ह्यूमन एनवायरनमेंट डेवलपमेंट, ह्यूमन एनवायरनमेंट पर पहला सम्मेलन, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट वाज हेल्ड इन स्टॉकहोम ऑन 1972 5 जून। 5 जून 1972 को मानव पर्यावरण पर पहला सम्मेलन आयोजित हुआ स्टॉकहोम में। उसके बाद 1992 में 1992 अर्थ समिट हुई, पृथ्वी सम्मेलन हुआ, जिसको रियो सम्मेलन कहा जाता है। ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में यह सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसे पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है, रियो सम्मेलन के नाम से प्रसिद्ध है। उसके बाद 2015 में पेरिस में, और उसके पूर्व 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल आया। फिर 2015 में पेरिस में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ। उसके पश्चात दिसंबर 2019 में UNFCC के जो पक्षकार देश हैं, जिसको कहा जाता है कॉप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, तो COP25 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के सदस्य देशों का 25वां शिखर सम्मेलन, इसको बोलते हैं COP25 शिखर सम्मेलन, स्पेन की राजधानी मैड्रिड में आयोजित किया गया। यह सम्मेलन यानी कि COP25 पहले चिली में होना था। वहां पे कुछ हिंसक आंदोलन हुए
उन हिंसक आंदोलनों के चलते, विरोध प्रदर्शन के चलते, ये आंदोलन चिली में ना होकर के स्पेन की राजधानी मैड्रिड में आयोजित किया गया। इसमें 200 देशों के 2700 प्रतिनिधि शामिल हुए। चिली मैड्रिड घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसमें जलवायु परिवर्तन से प्रभावित जो गरीब देश हैं उनको मदद करने के लिए सहमति की गई। यूरोपियन ग्रीन डील की शुरुआत की गई। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन यानी कि एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए, जो उनका एमिशन होता है, उत्सर्जन होता है, जिससे वैश्विक तापन होता है, जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी गैसें हैं ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन। तो उसके लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए एक रोड मैप तैयार किया गया कि जलवायु परिवर्तन को किस सीमा तक कौन कौन से देश, डेवलप देश, विकसित देश, विकासशील देश प्रयत्न करेंगे कि ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम हो। तो याद रखिएगा, COP25 मैड्रिड में हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। UNFCCC इसका आयोजन करता है। इसके बाद हम आते हैं, इसके पश्चात हम आते हैं दादर नागर हवेली और दमन एंड दीव संघीय राज्य विलय अधिनियम 2019 पर कुछ चर्चा करेंगे। दादर नागर हवेली और दमन एंड दीव, इन दो संघीय राज्यों को विलय करके एक संघीय राज्य बनाया गया है। दादर नगर हवेली और दमन एंड दीव विलय जो विधेयक है, यह लोकसभा से 27 नवंबर 2019 को पारित किया गया। राज्यसभा से 3 दिसंबर 2019 को पारित किया गया, यानी कि लोकसभा पास्ड द बिल ऑन 27 नवंबर 2019 एंड राज्यसभा 3 दिसंबर 2019। आफ्टर दैट, इसके पश्चात जब तक कोई विधेयक पर राष्ट्रपति मंजूरी नहीं देगा, वो अधिनियम या कानून नहीं बनता है। अतः इसके पश्चात ऑन 9 दिसंबर 2019 प्रेसिडेंट पास दिस बिल। राष्ट्रपति ने 9 दिसंबर 2019 को इस विधेयक पर मंजूरी प्रदान की। इसके पश्चात, राष्ट्रपति की मंजूरी के पश्चात, यह बिल एक्ट में परिवर्तित हो गया। यह एक्ट बन गया, यानी कानून बन गया। इसके पश्चात अब भारत में कितने संघीय राज्य हो जाएंगे? उत्तर से शुरू करते हैं। चंडीगढ़ चंडीगढ़ से पहले जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, नई दिल्ली, पौंडीचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव, यानी कि 7 संघीय राज्य थे। उसके बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख संघीय राज्य के रूप में गठित किए गए तो 9 हुए। उसके बाद दादर नगर हवेली और दमन एंड दीव को विलय कर दिया गया, 2 मिलकर के वो 1 हो गए, तो 8 संघीय राज्य हुए हैं। याद रखिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूं, वर्तमान में भारत में संघीय राज्य कितने हैं? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, नई दिल्ली, पौंडीचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव, यानी कि 8। ये दोनों मर्ज हो गए। दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव संघीय राज्य की राजधानी दमन होगी, यह निर्धारित किया गया है। दमन गंगा पर के किनारे स्थित है, दमन गंगा पर नदी पर स्थित है। संघीय राज्य पर केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है। वहां पर राज्यपाल नहीं होते हैं, उपराज्यपाल होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। संघीय राज्य में जो
विधानसभा नहीं होती है। इसके एक्सेप्शन है दिल्ली और जम्मू कश्मीर और पौंडीचेरी। इन 3 राज्यों पर विशेष स्पेशल प्रोविजन, विशेष प्रावधान किए गए हैं कि इन 3 राज्यों में विधानसभा होगी, यहाँ चुनाव होंगे और मुख्यमंत्री होगा। लेकिन मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट करेगा और इनको शपथ दिलाएगा वहां का उपराज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर। बाकी जितने शेष संघीय राज्य हैं उनमें या तो रूलर होगा या लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा या एडमिनिस्ट्रेटर होगा। उसके हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट जो है डायरेक्ट रूलिंग करती है, दिशा निर्देश जारी करती है। इसके पश्चात हम आते हैं कुछ अवार्ड्स में, जैसे सरस्वती सम्मान। हाल ही में सरस्वती सम्मान 2019 की घोषणा हुई। यह सरस्वती सम्मान 2019 के लिए वासुदेव मोही को प्रदान किया जाएगा। ये सिंधी भाषा के साहित्यकार हैं वासुदेव मोही। 29वां सरस्वती सम्मान होगा। यह सरस्वती सम्मान 2019 के लिए सिंधी भाषा के साहित्यकार वासुदेव मोही जी को प्रदान किया जाएगा। यह 29वां सरस्वती सम्मान होगा। यह सम्मान के बिरला फाउंडेशन प्रदान करता है। इसमें 11 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं, जो वर्तमान में 15 लाख रुपए हो गए हैं। वर्तमान में 15 लाख रुपए हैं। 15 लाख रुपए के बिरला फाउंडेशन प्रदान करता है। यह जो सम्मान है वासुदेव मोही को उनकी पुस्तक चेक बुक के लिए दिया जाएगा। यानी कि 29वां सरस्वती सम्मान 2019 चेक बुक के लिए सिंधी भाषा के साहित्यकार वासुदेव मोही को प्रदान किया जाएगा। सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन प्रदान करता है। 1991 में इसकी शुरुआत हुई थी। पहला सम्मान हिंदी भाषा में दिया गया था हरिवंश राय बच्चन जी को। के बिरला फाउंडेशन देता है। इसके पश्चात हम चर्चा करते हैं K4 बैलिस्टिक मिसाइल में। K4 बैलिस्टिक मिसाइल है जिसको SLBM नाम दिया गया है। K4 बैलिस्टिक मिसाइल SLBM मींस सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल। इसका परीक्षण 2 बार किया गया, एक विशाखापट्टनम में 19 जनवरी 2020 को और दूसरा 24 जनवरी 2020 को बंगाल की खाड़ी में। यह सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल K4 3,500 किलोमीटर तक मार कर सकता है। 17 टन इसका लगभग भार है, वजन है। K4 बैलिस्टिक मिसाइल के बाद आते हैं हम लोग नसीर अल बह, एक युद्धाभ्यास है जो हाल ही में जनवरी 2020 में भारत और ओमान के मध्य जो नौसेनाएं हैं दोनों देशों की, उनके बीच आयोजित किया गया। गोवा के तट पर दोनों देशों की जो नौसेनाएं उनके बीच आयोजित किया गया। एग्जाम में बहुत पूछते हैं नसीर अल बह किन 2 देशों के मध्य एक नौसैनिक युद्धाभ्यास है। भारत और ओमान जो 2020 में किया गया वो 12th फेज है, यानी कि 12वां संस्करण है। इसके बाद आते हैं हम लोग एक बहुत चर्चा में रहा हाल ही में इसके बाद हम लोग एक ज्वालामुखी पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है ताल ज्वालामुखी। यह ताल ज्वालामुखी, जिसको जटिल ज्वालामुखी का नाम दिया गया है, यह ताल ज्वालामुखी फिलीपींस में है। फिलीपींस में स्थित इस ताल ज्वालामुखी जो है वो बहुत जटिल ज्वालामुखी है, जो चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि यह सक्रिय हो गया था। फिलीपींस में स्थित यह ताल ज्वालामुखी अपनी सक्रियता के कारण चर्चा में रहा। इसको जटिल ज्वालामुखी का नाम दिया गया है क्योंकि ये बहुत जल्दी सक्रिय नहीं होता है और काफ़ी इससे हानि भी हुई।
उसी के साथ जो ताल ज्वालामुखी है उसके साथ फॉन एक जो टाइफून है वो भी फिलीपींस में आया था, उसने भी वहां पे बहुत हानि पहुंचाई। एक उसड़ी चक्रवात है सराय, वो भी बहुत चर्चा में रहा। तो याद रखिएगा, ताल ज्वालामुखी है जो फिलीपींस में सक्रिय हुआ, इसे जटिल ज्वालामुखी का नाम दिया गया है। ताल के साथ एक टाइफून आया फिलीपींस में जिसका नाम था फॉन। तो ये दोनों नाम याद रखिएगा। फिलीपींस एशिया में स्थित है, दक्षिण पूर्व एशिया का एक भाग है जिसकी राजधानी मनीला है। एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक भी है जिसका हेडक्वार्टर भी मनीला में स्थित है। इसके बाद हम लोग कोरोना वायरस पर कुछ चर्चा करते हैं। नोवल कोरोना वायरस आजकल बहुत ही चर्चा में है, एक पेंडेमिक के रूप में घोषित किया गया है, महामारी। कोरोना वायरस से संबंधित कुछ मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट ही आपको बताऊंगा कि यह मामला कहां सबसे पहले पाया गया, भारत में सबसे पहले कहां पाया गया, और सबसे ज्यादा प्रभावित देश वर्तमान में कौन है। कोरोना वायरस, जिसको नोवल कोरोना वायरस कहा जाता है, कोरोना परिवार का एक वायरस है जो जिसके अन्य वायरस हैं सार्स और MERS, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम और मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। उसी कोरोना परिवार का यह वायरस भी है जिसको नोवल कोरोना वायरस कहा जाता है। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको नाम दिया है कोविड-19। 19 इसलिए कि 2019 में यह पाया गया, सबसे पहले निकल के आया, इसलिए इसको 19 नाम दिया गया। कोविड-19, कोरोना वायरस इन्फेक्शन डिसीज 19। पहला मामला 31 दिसंबर 2019 को चीन के वुहान शहर में, चीन में एक प्रांत है हुबई, उस हुबई प्रांत में एक शहर है वुहान। तो वुहान में पहला मामला 31 दिसंबर 2019 को मिला जिसमें निमोनिया जैसे लक्षण थे। बाद में चिकित्सकों और साइंटिस्ट और जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने जब इसकी डायग्नोसिस की तो पता चला कि एक नए तरीके का वायरस है जो सर्दी जुकाम खांसी से होता है, तो इसको नोवल कोरोना वायरस नाम दिया गया। इसमें वही लक्षण हैं जो सर्दी जुकाम अमूमन खांसी में होते हैं। आज वर्तमान में एसिम्प्टोमेटिक जो लक्षण है वो अब दिखाई भी नहीं पड़ते हैं, लक्षण चेंज भी हो रहे हैं कुछ चीज़ों में। वर्तमान में लगभग 85 पेशेंट्स जो हैं वो एक्टिव हैं, कहाँ? वुहान में, चाइना में। चाइना से निकला हुआ आज एट प्रेजेंट 85 पेशेंट ही वहां एक्टिव है। चीन के से निकला हुआ जो वायरस है पूरे विश्व में आज ये अपना संक्रमण फैला रहा है, उस पूरा विश्व इससे प्रभावित है, इस आपदा से। सबसे ज्यादा प्रभावित जो देश है वो है इस समय संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे ज्यादा प्रभावित देश है कोरोना से। भारत में इसका संक्रमण 1 लाख लोगों तक पहुंच चुका है। आज वर्तमान में 1 लाख लोगों को पार कर चुका है, जिसमें 39,000 के लगभग लोग ठीक भी हो चुके हैं। 60,000 के लगभग जो है वो एक्टिव पेशेंट है, सक्रिय हैं, रोगी हैं, जिनका इलाज अभी चल रहा है, उसमें भी ठीक हो जाएंगे। भारत में एक पहला मामला केरल में तिरुसरूर में मिला 30 जनवरी 2020 को। पहला मामला केरल के तिरुसरूर में पाया गया, ये जरूर याद रखिएगा, एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है। आज भारत में सबसे अधिक प्रभावित राज्य है वो है महाराष्ट्र, और जो केरल से शुरू हुआ ये मामला केरल में अब नियंत्रण में आ चुका है। तो बहुत ही गंभीर बीमारी के रूप में ये पूरे विश्व में फैल रहा है। इसका कोई उपचार नहीं है उपलब्ध, देयर इज नो क्यूर, कोई उपचार उपलब्ध नहीं, जानकारी ही बचाव है। चाइना में जो समुद्री खाद्य पदार्थों की जो बाजार है वहां से ये वायरस निकला है, ऐसा कहा जाता है।
जानकारी बचाव है, सभी लोग बचे रहिए, संभल के रहिए, आप संभलने वाले दिन हैं। इसके पश्चात कोरोना के बाद हम लोग चर्चा करते हैं, इसके पश्चात हम लोग आते हैं कुछ सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कुछ चर्चा करते हैं। जैसे भारत की सेमी हाई स्पीड ट्रेन, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन तेजस है। अब पहली तेजस ट्रेन जो चलाई गई, शुरू की गई और चल भी रही है, वो लखनऊ से नई दिल्ली के बीच में पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन तेजस शुरू की गई। दूसरी तेजस यानी कि दूसरी तेजस एक्सप्रेस यानी कि दूसरी सेमी हाई स्पीड ट्रेन जो है वो जनवरी 2020 में मुंबई और अहमदाबाद के मध्य प्रारंभ की गई। हाल ही में 17 जनवरी 2020 को इसका उद्घाटन मुंबई और अहमदाबाद शहर के बीच में किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सेकेंड तेजस ट्रेन किन दो शहरों के बीच में है? मुंबई और अहमदाबाद के बीच में इसका उद्घाटन किया गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो करंट अफेयर से संबंधित थे, एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो मैंने आज आपको यहां बताए हैं। ऐसे ही रेगुलर एग्जाम्स के लिए एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, नेवी, इन सभी परीक्षाओं के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे करंट अफेयर्स के, वो हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से थॉरोली डिस्कस करते रहेंगे। इस प्लेटफॉर्म से थॉरोली डिस्कशन करंट अफेयर्स में हम सारे मैटर आपको उपलब्ध कराएंगे। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस पेपर आपसे डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने खुद बनाए हैं कि जैसे टॉपिक्स जो बताए गए हैं उससे किस प्रकार से क्वेश्चंस बनते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तरीके से उससे एक मैनेजमेंट टाइम का और एक क्वेश्चन को समझने का, पेपर के लिए रणनीति तैयार करने में मदद मिलती है। वो क्वेश्चंस कैसे इस टॉपिक से निकल के बनते हैं वो हम आपको यहां पर चर्चा करेंगे। जैसे मैंने बताया था, हाल ही में COP 25 यानी कि COP 25 शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया। रिसेंटली COP 25 मीटिंग वॉज हेल्ड इन पेरिस, पहला ऑप्शन, मैड्रिड, ब्रुसेल्स और सैंटियागो। ये 4 ऑप्शन है। COP 25 वॉज हेल्ड इन विच सिटी? तो ये 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे, पेरिस, मैड्रिड, ब्रुसेल्स और सैंटियागो। इसमें आंसर क्या होगा? अभी मैंने बताया COP 25 का आयोजन कहां किया गया? मैड्रिड में किया गया। तो आंसर क्या होगा? मैड्रिड। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है, भारत की दूसरी तेजस सेमी हाई स्पीड ट्रेन किन शहरों के बीच प्रारंभ की गई? 17 जनवरी 2020 को भारत की दूसरी सेमी हाई स्पीड ट्रेन तेजस किन 2 शहरों के बीच प्रारंभ की गई? लखनऊ से दिल्ली, लखनऊ मुंबई, मुंबई अहमदाबाद और दिल्ली भोपाल। आंसर क्या होगा? दिल्ली और अहमदाबाद। दिल्ली अहमदाबाद नहीं, यही मैंने कहा, मुंबई अहमदाबाद। भारत की दूसरी हाई स्पीड ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद के बीच प्रारंभ की गई। इसी प्रकार हाल ही में जनवरी 2020 में K4 चर्चा में था। यह क्या है? सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, SLBM, युद्धपोत एंड टैंक। अगर ये 4 ऑप्शन आ जाए तो आंसर क्या होगा? SLBM, सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में जैसे पूछा जाता है, हाल ही में टाइलर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? टाइलर अवार्ड, टाइलर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? पहला ऑप्शन वासुदेव माही, दूसरा ऑप्शन ग्रेचन सी डेली, तीसरा ऑप्शन राहुल सिंह, चौथा ऑप्शन जसबिंदर बिलान। 4 ऑप्शन आएंगे तो आंसर क्या होगा?
ग्रेचन सी डेली स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के पर्यावरण अर्थशास्त्री हैं, ग्रेचन सी डेली। इनको यह टाइलर पुरस्कार दिया गया है। टाइलर पुरस्कार 1973 में आयोजित हुआ था, प्रारंभ हुआ था। इसमें $2 लाख दिए जाते हैं। पर्यावरण और अर्थशास्त्र से संबंधित जो रिसर्च होती, खोज होती, जो कार्य होते हैं, उसके लिए पुरस्कार दिया जाता है। इसके साथ भारत के मूल के पवन सुखदेव हैं, उनको भी यह पुरस्कार दिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन है, भारत के पहले रक्षा प्रमुख श्री बिपिन रावत जी को किसके द्वारा नियुक्त किया गया? यानी कि बिपिन रावत जी की नियुक्ति किसने की? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री। ये अगर क्वेश्चन आए तो ऑप्शन क्या टिक होगा? राष्ट्रपति। यानी कि सीडीएस बिपिन रावत जी बने हैं एंड बिपिन रावत जी को प्रेसिडेंट जी ने अपॉइंट किया। इसके बाद क्वेश्चन जैसे आएगा, दादर और नगर हवेली तथा दमन एंड दीव के विलय के पश्चात इस राज्य की राजधानी के रूप में किसे निर्दिष्ट किया गया है? पहला सिलवासा, दमन, दीव, सिलवासा, दीव। ये 4 ऑप्शन आएंगे तो आंसर क्या होगा? मैंने बताया दमन। इस संघीय राज्य की राजधानी होगी दमन, जो दमन गंगा नदी पर स्थित है। क्वेश्चन अगर पूछे, कोरोना वायरस से संक्रमित पहला मामला विश्व में किस शहर में पाया गया? कोरोना वायरस से संबंधित मामला विश्व में किस शहर में पहले पाया गया? तो आंसर क्या होगा? वुहान, रोम, न्यूयॉर्क, तेहरान। आंसर होगा वुहान। वुहान में सबसे पहले मामला मिला। इसके बाद हाल ही में जनवरी 2020 में आयोजित नसीम अल बह के बारे में कौन कौन से कथन सत्य हैं? यह भारत और ओमान के मध्य थल सेना युद्धाभ्यास है। यह गोवा के तट पर आयोजित किया गया। यह 12वां संस्करण है। उपर्युक्त सभी। आपको यह बताना है कि यह युद्धाभ्यास नसीर अल बह जो हाल ही में आयोजित हुआ, इसके बारे में कौन सा कथन इनमें से गलत है? गलत कथन बताना है। पहला, भारत और ओमान के मध्य थल सेना युद्धाभ्यास है। यह गोवा के तट पर आयोजित किया गया। यह 12वां संस्करण है और उपर्युक्त सभी। अगर ये 4 ऑप्शन हो तो आंसर क्या होगा? पहला गलत है। ये थल सैनिक युद्धाभ्यास नहीं है, ये नौ सैनिक युद्धाभ्यास है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर पूछे कि हाल ही में फिलीपींस में एक जटिल ज्वालामुखी सक्रिय हुआ, उसका क्या नाम था? फानफॉन, सराय, ताल और गति। फानफॉन, सराय, ताल और गति। आंसर क्या होगा? ताल। ताल उस ज्वालामुखी का नाम है जो फिलीपींस में हाल ही में सक्रिय हुआ। फानफॉन टाइफून है, सराय चक्रवात है और गति एक एप्लीकेशन है जो भारत के सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है। उसका नाम है गति। एक वेब पोर्टल है, जैसे मणि है, गति है, उसी तरीके से। तो ये कुछ टॉपिक्स थे, उस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस थे, उसको मैंने डिस्कस किया। ऐसे ही टॉपिक्स हम बताते रहेंगे। आप लोगों को जो क्वेश्चन सीट है वो बाइलिंगुअल, द्विभाषी आपको मिलती रहेगी। तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो भी स्वर्णिम अवसर मिल रहा है, जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, उसका लाभ उठाइए और देखते रहिए शील्ड डिफेंस एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।